हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें हमारे कंटेंट को, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर आपको गेट एकेडमी के जो कोर्सेस अवेलेबल है गेट पीजीजी सीआरटी के और उसके अलावा पब्लिकेशन बुक के, उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया दे दूं ताकि जो भी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करना चाहे उसको कहाँ से ऑप्ट करना है, कहाँ से उसको डील करना है, कहाँ से पूरा हाइलाइट्स इसके मिल पाएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास कोर्स जो अवेलेबल है गेट 23-24 एस्पिरेंट्स के लिए ईसीडब्ल्यू आईएन, जिस पर्टिकुलर ब्रांचेस को मैं डील करता हूं। सबसे पहला है कि हमारे पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम मतलब आप फैकल्टी से घर बैठे मोबाइल के थ्रू लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव उनके टीचिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गजब का कोर्स है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, और फीलिंग जो है वो ऑफलाइन की ही रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि लाइव मिलेगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के लिए ऐप या फिर आप यूज करते हैं चैट बॉक्स का, जो कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का एक एडवांटेज है कि जब फैकल्टी डील कर रहा है आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ के फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फैकल्टी आपको अपने टेलीग्राम का लिंक भी देता है जहां पे आप फैकल्टी के साथ डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल रीडिंग कंटेंट जो अवेलेबल रहेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, बेस्ड ऑन कि आपने प्रिंटेड फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है या फिर पीडीएफ के फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है। एसेंशियल, बेसिक और जीनियस जिसका नाम होता है, ठीक है। अवेलेबल ओनली ऑन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, ये अवेलेबल है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गेट एकेडमी लाइव क्लासरूम ऐप के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो ये बेसिक हाईलाइट है आपके पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का। उसके अलावा हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स मतलब आपको पेन ड्राइव जो है वो आपके घर के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा गेट एकेडमी की तरफ से। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप घर में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। पेन ड्राइव में सारे कोर्सेज प्री अपलोडेड होते हैं। इसको आप एक्सेस करने के लिए एक बार आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने तक कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी जो आपको कोर्सेस मिलेंगे उसके प्रिंटेड बुक्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, डिपेंड्स अपन आप किसको ऑप्ट करते हैं। तो ये सारे हाइलाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जी ड्राइव कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जी ड्राइव का मीन्स है गूगल ड्राइव, जिसमें हम अपने पूरे कोर्सेज को जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको अपलोड कर देते हैं, जिसको आप घर बैठे जी ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जिस समय तक आप कोर्सेज डाउनलोड कर रहे हैं तब तक आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। एक बार कोर्स डाउनलोड हो गया तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस के लिए कुछ मिनट्स के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है। जब तक वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हो जाता, आपने पूरे कोर्सेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक ऑनलाइन है कोर्स और इसमें भी आपको सारे कंटेंट्स जो है वो आपको आपके जी ड्राइव फॉर्म में अपलोड करके आपके घर भेज दिया जाता है। तो घर भेज दिया जाता है इसका मतलब है कि प्रिंटेड फॉर्म अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म के जितने भी बुक्स है वो सारे भेज दिए जाते हैं। बाकी तो ऑनलाइन इंटरेक्शन जी ड्राइव का हो जाता है, ठीक है। तो ये जी ड्राइव कोर्स के बारे में हो गया। हम बात करें कि वीडियो ऑन डिमांड कोर्स, तो वीडियो ऑन डिमांड कोर्स जो है वो उसके लिए आपको एक ऐप की नीड पड़ेगी, जो कि गेट एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से आपके पास होना चाहिए, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स का ये खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने के लिए इस ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं फैकल्टी से, जहां पे आपको हमारे फैकल्टीज और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपके डाउट्स कंटिन्यूसली क्लियर करते रहते हैं। तो वीओडी ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स होता है या फिर अमेजन प्राइम होता है उसी की तरीके का है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज प्री अपलोडेड रहते हैं और आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कोर्स को देखने के लिए, ठीक। तो इसके आगे बढ़े तो हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो टैबलेट कोर्स अवेलेबल है। टैबलेट कोर्स की खास बात ये है कि इसमें आपको सैमसंग का गैलेक्सी टैबलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सारे कोर्सेस और जितने भी गेट एकेडमी के ऐप्स है सारे प्री अपलोडेड रहते हैं। कोर्स कंटेंट भी प्री अपलोडेड रहता है, ठीक है। तो टैबलेट कोर्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू सैमसंग गैलेक्सी टैब ए। वाईफाई और सेल्यूलर इसमें अवेलेबल है। ऑल गेट एकेडमी ऐप्स जो है प्री अपलोडेड रहता है। डेडिकेटेड डिस्कशन एंड डाउट पोर्टल मैनेज बाय वही गेट एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डाउट पोर्टल वहीं से होता है। द कोर्स कंटेंट विल बी एग्जैक्टली सेम एज वीओडी कोर्स, बट यू डू नॉट
नीड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे मैंने वीओडी में बोला कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आपको यहां पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खास बातें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैबलेट कोर्स। टैबलेट कोर्स का मतलब है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए जो आपको सेंड किया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम टैबलेट कोर्स है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि गेट के जो कोर्सेस है वो बेसिकली 3 फॉर्म में अवेलेबल है, जो आपको www.gateacademy.co.in में मिलेगा। कौन कौन से कोर्स? पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट और लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, ये 3 वेराइटीज में अवेलेबल है, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। अगर हम बात करें कि वीडियो लेक्चर सभी में दिया जाएगा, बेसिक ले, एसेंशियल ले, जीनियस ले, वीओडी, टैबलेट कोर्स या फिर आप जीडी ले या फिर पीडी ले या फिर लाइव ले। यहां पे देखिए पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट या फिर लाइव, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बेसिक, एसेंशियल, जीनियस 3 फॉर्म में। ठीक है, वर्कबुक प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे सिर्फ एसेंशियल और जीनियस में, वर्कबुक पीडीएफ फॉर्म में तीनों में मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बुक्स आपको सिर्फ जीनियस में मिलेगा। बैग जो है वो आपको गेट एकेडमी का बैग मिलेगा आपको एसेंशियल और जीनियस में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एसेंशियल, जीनियस में मिलेगा। एक्सेस टू डाउट पोर्टल्स आपको तीनों में मिलेंगे, और ऐसे स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशंस जो है वो आपको तीनों में मिलेंगे। तो ये हो गया टोटली गेट के कोर्सेस। बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे कुछ और कोर्सेज भी है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, वहां के फैकल्टी एक्सपर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में आपको कोर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, एसटीएल, पाइथन, 200 प्लस कोडिंग प्रॉब्लम्स, बेसिक ऑफ ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो आपको इन जनरल 100 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, जो कि मेन रिटर्न एग्जाम्स में पूछा जाता है जब आप गूगल, विप्रो, टीसीएस का एग्जाम्स देंगे, है ना, ऑनलाइन में। पीडी सेशंस मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, जो कि आपकी ली जाएगी इस कोर्स के अंदर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, हाउ टू मैनेज एटिकेट्स, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, और पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स है जो कि पोस्ट गेट गाइडेंस का है, जिसमें आपको गेट क्रैक करने के बाद आपके डिफरेंट स्कोर्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको मिल सकते हैं, आईआईटीज, आईआईएससी और पीएसयू में, जिसमें भी आपको ऑप्ट करना है। ऑप्टिमम यूज कैसे करना है अपने गेट स्कोर का, ताकि आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाए। इंटरव्यू गाइडेंस जो डिफरेंट पीएसयूज लेते हैं, जिसमें आपको जीडी, जीटी, पीआई ये सभी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, उसके लिए हम गाइडेंस करते हैं। सीवी के लिए हम गाइडेंस करते हैं। एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर एडमिशन इन आईआईटीज, एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर रिक्रूटमेंट इन एनी पीएसयू अक्रॉस इंडिया। इंटरव्यू गाइडेंस, गाइडेंस रिलेटेड टू सीसीएमटी, मतलब एनआईटी में एडमिशन के लिए जैसे सीओएपी आईआईटीज में एडमिशन के लिए, वैसे सीसीएमटी एनआईटी में एडमिशन के लिए। एलुमनाई कनेक्ट मतलब हम आपके उन स्टूडेंट से, हमारे एलुमनाई से इंटरेक्ट करवाएंगे जो ऑलरेडी प्लेस्ड है पीएसयू में या फिर किसी आईआईटी से अपना कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे इंटरेक्ट करने से आपको यह पता चलेगा कि रियलिटी एंड फैक्ट्स क्या है, आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें या फिर पीएसयू के बारे में बात करें। गाइडेंस रिलेटेड टू आपका सीवी कैसे फॉर्म आपको बनाना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। अब हम आ जाते हैं गेट एकेडमी पब्लिकेशंस में आपको कौन कौन से बुक्स मिल सकते हैं। बहुत ही उम्दा बुक्स है, इंडिया द्वारा मैक्सिमम लोगों द्वारा पसंदीदा ये बुक्स है। तो जितने भी ब्रांचेस है सभी के लिए कॉमन 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों के बुक्स अवेलेबल है। इस बुक्स में पीवाईक्यू पूरा कवर्ड है, किसी क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा क्यूआर कोड प्रोवाइडेड है, जिसको स्कैन करके आप यूट्यूब चैनल में ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई फैकल्टी कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के। आगे हम बात करें तो यहां पे हमारे पास कॉमन टॉपिक्स जो कि ECEE में होते हैं, टॉपिक का मतलब है सब्जेक्ट, जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो उनके लिए अलग अलग बुक फ्रेम किया गया है। तो आपको इन सभी बुक्स में पीवाईक्यू मिल जाएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ क्यूआर कोड मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स जो कि ईसी के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और ईएमटी, उसके लिए अलग बुक है।
अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मशीन पीएसए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग बुक है। हम लोग आईएन के लिए बात करें तो मेजरमेंट हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, उसके लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग से बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए हमारे पास 2 वॉल्यूम अवेलेबल है एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, क्वेश्चंस पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की तैयारी के लिए जो टेक्स्ट की जरूरत है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और कम्युनिकेशन जो इनके कोर सब्जेक्ट्स है उसके लिए बुक मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यू, ईएससी के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है और थ्योरीज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर जो आज के लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे पास आज के बाद जो है वो एनर्जी बैंड और एनर्जी बॉन्ड डायग्राम दोनों रेडी है, और इस एनर्जी बैंड और बॉन्ड डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक है हमारे पास बॉन्ड डायग्राम और एक है हमारे पास बैंड डायग्राम। सो ये दो डायग्राम्स हैं, और आपको ये पता है कि बॉन्ड डायग्राम से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशंस के बारे में जान सकते हैं, और इन जनरल हमको जिस इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के बारे में जानना होता है वो एक्चुअली सबसे आउटरमोस्ट एनर्जी, आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे लोकेटेड इलेक्ट्रॉन्स की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड डायग्राम या फिर बैंड डायग्राम दोनों किस चीज के लिए बनता है? दिस टू डायग्राम्स आर ऑलवेज सीन इन ए सॉलिड, ये सॉलिड में ही देखा जाता है। और ये सॉलिड जो है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक हमारे पास हो सकता है कंडक्टर, ठीक है, ये एक हो सकता है हमारे पास कंडक्टर, आपने ये देखा होगा। एक हमारे पास हो सकता है इंसुलेटर, और एक हमारे पास हो सकता है सेमीकंडक्टर। तो सर ये जो दो बॉन्ड डायग्राम और बैंड डायग्राम बनते हैं वो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों के लिए बनते हैं? यस, तीनों के लिए बनते हैं। अब अगर हम लोग कंडक्टर के लिए इस बैंड डायग्राम को बनाने जाए, ठीक है, फटाफट से समझ लेंगे क्योंकि आज हमको इसको यूज करना है। बैंड डायग्राम को मैं बनाने जा रहा हूं, और किसके लिए? कंडक्टर, या फिर इसको हम लोग कई बार मेटल भी बोलते हैं। ध्यान से समझ लेंगे जल्दी से। तो हमारे पास ये जो बैंड डायग्राम है वो तो दो एक्सिस के बीच में बनता है। इसमें एक एक्सिस जो है वो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस होता है एक्स, इसको सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट कर दो, और एक एक्सिस होता है हमारे पास एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास यहां पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई डिफरेंस ही नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, हमारे पास यहां पे अगर हम लोग वैलेंस बैंड के सबसे लोअर मोस्ट स्टेट और कंडक्शन बैंड के सबसे अपर मोस्ट स्टेट से बात करें तो मान लीजिए मेरे पास वैलेंस बैंड का सबसे अपर मोस्ट स्टेट्स जो कि यहां पे है, इसको मैं ई वी से रिप्रेजेंट करूं, तो कंडक्शन बैंड का सबसे लोअर मोस्ट स्टेट्स जो कि यहां पे एग्जिस्ट करेगा, इसको मैं रिप्रेजेंट करूं ईसी से, तो मुझे ये पता चल गया कि भाई ये जो वैलेंस बैंड है वो यहां से यहां तक है, और ये जो कंडक्शन बैंड है वो यहां से यहां तक है, और कुछ एरिया ऐसा है जहां पे ये दोनों चीजें ओवरलैप कर रही है। तो मतलब एक कंडक्टर में किसी इलेक्ट्रॉन को जो किसी भी एनर्जी स्टेट्स में अवेलेबल है, आपने मुझे ये भी बताया कि सर यहां से यहां तक कोई मतलब नहीं है कंपेयर करने का, नहीं कोई मतलब नहीं है। तो वैलेंस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में भी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना है कंडक्टर में, ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पे कंडक्टर का नाम लिख दें तो किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हमको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड की एनर्जी स्टेट्स है और कंडक्शन बैंड की भी एनर्जी स्टेट्स है, ये ऐसे। तो हमको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? सर कोई एनर्जी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गैप है। तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गैप है, इसका मतलब है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई अंतर ही नहीं है। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन पहले से ही गोवा में रहता है मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है उसका घर ही गोवा में है,
और अगर गोवा से गोवा जाने के लिए कोई पैसे चाहिए क्या? नहीं चाहिए सर। मतलब एक कंडक्टर की हालत ऐसी है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पहले ही फ्री है। भाई अभी अभी बोला कि ये ओवरलैप्ड है, ओवरलैप्ड है। मैं यहां पे ऐसा इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है वैलेंस बैंड ऐसा है और कंडक्शन बैंड यहां तक है, ओवरलैप्ड है भाई। ईवी नीचे होता है ये दुनिया में सबको पता है, ईवी नीचे होता है ये दुनिया में सबको पता है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो ओवरलैप्ड है। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड है तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से ही गोवा में रहता है, उसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए, ना 20 के, ना 10 के, ना 50 के, ना 100 के, कुछ भी नहीं चाहिए। ही इज ऑलवेज देयर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के साथ साथ क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप है। तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्री होने से एक एडवांटेज मिलता है। क्या एडवांटेज मिलता है? कि इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, कंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई होती है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम लोग एक डेरिवेशंस करेंगे जिसमें हमको यह पता चलेगा कि कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एन क्यू म्यू एन होता है ना। थोड़ी देर बाद इस डेरिवेशन को करेंगे। और कंडक्टिविटी जो है वो डिसाइड होती है एन की वैल्यू से। और एन क्या होता है? एन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां पहले से ही फ्री है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एनर्जी, मतलब कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये बेहतरीन कंडक्टिविटी वाला मटेरियल है। अगर इसकी कंडक्टिविटी हाई है तो रेसिस्टिविटी क्या होगी? सर रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/1 कंडक्टिविटी। इसका मतलब है इसकी रेसिस्टिविटी लो होगी। मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कि कंडक्टिविटी जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ज्यादा अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। विदाउट प्रोवाइडिंग एन एनर्जी वो जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कंडक्टर की खास बात है। अब इंसुलेटर की खास बात क्या है सर? इंसुलेटर में कुछ ऐसा सिनेरियो है कि यहां पे वैलेंस बैंड के सबसे अपर मोस्ट एनर्जी स्टेट्स और कंडक्शन बैंड के सबसे लोअर मोस्ट एनर्जी स्टेट्स, ये दोनों के बीच में इरफात गैप है। मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। अगर यहां पे मैंने लिख दिया कि ये हमारे पास ईसी है और यहां पे मैंने लिख दिया कि ये हमारे पास ईवी है, ध्यान से समझेंगे, मजाक में नहीं लेंगे, ईवी है, तो इसका मतलब है किसी इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां ले जाने में एनर्जी के टर्म्स में स्टडी करते हैं हम लोग। ये आपका इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है x इन सेंटीमीटर। तो किसी इलेक्ट्रॉन को जो यहां पे अवेलेबल है किसी एनर्जी स्टेट्स में, किसी इलेक्ट्रॉन्स को जो कि यहां पे अवेलेबल है किसी भी एक एनर्जी स्टेट्स में, तो उस इलेक्ट्रॉन को कहीं ऊपर ले जाने में, कहीं ऊपर ले जाने में आपको लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जरूरत है। पागल है क्या सर? हाँ बेटा, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जरूरत है। सर इतना एनर्जी हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जरूरत है। सर गोवा जाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा यही मांग रहा है, हम लोग इसको गोवा भेजेंगे ही नहीं। हाँ, इसी वजह से हम इंसुलेटर को कभी भी कंडक्शन के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है। यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी लगती है, जो कंपैरेटिवली कंडक्टर और सेमीकंडक्टर से बहुत ज्यादा है। तो इस इंसुलेटर में कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां अवेलेबल है तो इसको कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हमारे पास सिल्वर है, इसका एग्जाम्पल कॉपर है, इसका एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, इसका एग्जाम्पल गोल्ड है, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल वुड है, इसका एग्जाम्पल ग्लास है, इसका एग्जाम्पल क्या है? रबर है। सर इन सब में हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सर एक काम करते हैं, एनर्जी तो हीट से भी मिलता है, तो क्यों ना मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, तो क्या होगा?
देखिए एक लकड़ी है, उसको हम लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देने की कोशिश की बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको नहीं मिला। फिर मैंने क्या सोचा कि क्यों ना उसको हीट एनर्जी दे दिया, तो लकड़ी को आग लगा दिया, वो लकड़ी जो है वो जल के राख हो गया, लेकिन वो कंडक्टर नहीं बन पाया। तो अगर आप जबरदस्ती किसी इंसुलेटर को कंडक्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो इंसुलेटर जो है वो खत्म, वो मटेरियल ही खत्म हो जाता है। वुड जो है वो राख बन जाएगा, ग्लास जो है वो पिघल जाएगा, रबर जो है वो जल जाएगा। इसका मतलब है कंडक्टर को हम कंडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, इंसुलेटर को कभी भी कंडक्टर के लिए यूज नहीं कर सकते। इंसुलेटर को इंसुलेशन के लिए ही यूज किया जाता है, जहां पे भी यूज किया जाता है। इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट मटेरियल मिल गया, जो कि ना तो जलता था ना तो वो बहुत अच्छा कंडक्ट करता था, वो हमारी बातें मानता था। हमारी बातें मानने वाला इंसान हमको मिल गया। जैसे जैसे कि कांग्रेस की सरकार, तो कांग्रेस की सरकार जो है वो हमारी बातें मानती है। वो बोलती है कि आप जो बोले वैसा ही हम करेंगे, भले ही देश का इधर से उधर कुछ भी हो जाए, हम जो है वो जनता की ही काम करेंगे। तो ये है ईसी और ये है ईवी। इन दोनों के बीच में हमारे पास जो एनर्जी गैप है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब क्या है, ये हमारा एनर्जी गैप है जिसको हम ईजी के रूप में लिखते हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पे अवेलेबल है तो इसको कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। तो ना तो ये ऐसा है कि तुरंत कंडक्टर बन गया, ना तो ये ऐसा है कि कंडक्टर बन ही नहीं रहा है, ये इन दोनों का इंटरमीडिएट है। इसका मतलब है कि अगर हम उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे तो ही वो कंडक्टर बनेगा, अगर नहीं देंगे तो नहीं बनेगा। सिंपल बात है। तो मतलब ये इंसुलेटर की तरह भी काम कर सकता है और ये कंडक्टर की तरह भी काम कर सकता है। बेहतरीन मटेरियल। इसी वजह से हम लोग सेमीकंडक्टर को यूज करने लगे हैं। ये हमारे पास एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैंने यहां पे लिख दिया एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गैप है। तो अगर हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये कंडक्टर बनेगा, एनर्जी नहीं देते तो ये कंडक्टर नहीं बनेगा। सभी को मेरी बात पकड़ में आ रही है, समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये कंट्रोल्ड है, और ये जो है ये बोलता है कि मैं कुछ भी कर लो नहीं होने वाला, ज्यादा करोगे तो मर जाऊंगा। ये बोल रहा है कि भाई मैं गोवा में ही बैठा हूं, मेरे को पार्टी वार्टी करने के लिए गोवा जाने की जरूरत नहीं है, मैं गोवा में ही बैठा हूं। तो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत कर, जब मेरा मन करेगा तब मैं पार्टी करूंगा। ये बोलेगा भाई मेरे को गोवा जाना ही नहीं, मैं तो संन्यास ले चुका हूं पार्टी वार्टी से। ये बोला कि भाई मेरे को बताओ कब पार्टी करना है मैं करूंगा, कब नहीं करना है मैं घर में रहूंगा। मतलब ये जो है ये हमारे कंट्रोल की बात है। ये कौन है? ये भाई सेमीकंडक्टर है। ये कौन है? ये सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर को अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हैं तो ये कंडक्शन बैंड में जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर नहीं देते हैं तो ये वैलेंस बैंड में रहेगा, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी तो नो कंडक्टिविटी होगी। बढ़िया है। तो इसी वजह से हम लोग सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। ठीक है, तो ये तीनों बातें हम लोगों ने समझ लिया। और सेमीकंडक्टर में हमारे पास है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर में हमारे पास है यहां पे सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। ये दो मटेरियल है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं कि होल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है। ठीक है, तो अगर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझना है तो हमारे पास दो चीजें हैं जिसको हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखे कि वाट और वाई लिख लेते हैं। वाट आर होल्स या फिर व्हाट इज होल्स। तो एक सेमीकंडक्टर में जब हम लोग होल्स के बारे में बात करेंगे तो ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग लिखना चाहें तो वो गलत हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट होल्स।
फिक्स्ड नहीं होता, थोड़ा तो वेरी करेगा ना अलग अलग मटेरियल में, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये फिक्स्ड नहीं है ना भाई, कैसे 1 इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होगा? अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये कितने अट्रैक्शन फोर्स से आपका न्यूक्लियस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखा हुआ है, और कितना एनर्जी देने से वो बाहर हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा मटेरियल के साइज पे, एटम्स के साइज पे, काफी सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में अगर हम लोग एनर्जी गैप की बात करें तो एनर्जी गैप की वैल्यू 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जब हम लोग 0 केल्विन की बात करते हैं। यही एनर्जी जो है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है जब हम लोग 300 केल्विन की बात करें। तो अलग अलग टेम्परेचर में भी एनर्जी गैप चेंज होती है। सिमिलरली उसी प्रकार जर्मेनियम की बात करें तो आप इसको समझना, मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा। ये एनर्जी गैप की बात करें तो ये एनर्जी गैप जो है वो 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अगर हम लोग 0 केल्विन की बात करें। और यही एनर्जी गैप जो है वो आपका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जब हम लोग 300 केल्विन की बात करें। तो टेम्परेचर चेंज करने से ये एनर्जी गैप चेंज होता है और मटेरियल चेंज करने से भी एनर्जी गैप चेंज होता है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड नहीं होता, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कुल मिला के आपको ये याद रखना है बेटा कि इस इलेक्ट्रॉन को कितने पावर से कोई एटम जो है वो अपनी ओर खींच के रखा है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितने एनर्जी से कोई एटम इसको अपनी ओर खींच के रखा है, या फिर बहुत सारे एटम्स अपनी ओर खींच के रखे हैं। सर मैं अपने मम्मी पापा से ना बहुत प्यार करता हूं, मैं गोवा अकेला नहीं जाऊंगा। सिंपली वही, मतलब आपको गोवा ले जाने के लिए छोटे मोटे रकम में नहीं जाएंगे आप, जो है वो 50 लाख आपको देना पड़ेगा। हाँ सर इतना दे दोगे तो मैं छोड़ के जाऊंगा थोड़ा सा। तो उसी प्रकार किस पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस ने कितने पावर से अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के रखा है, उस पर डिपेंड करता है कि एनर्जी गैप कितना आएगा। और ये जो है ये सॉलिड की बात है, किसी आइसोलेटेड एटम की बात नहीं है। विजुलाइज करो, समझो चीजों को, समझो चीजों को, विजुलाइज करो, है ना। एकदम एकदम कांस्टेंट मत रहना चीजों में। मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होती है। राहुल मौर्य, आपका क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, क्या आंसर करूं? क्वेश्चन को दिखाओ, आंसर करूंगा। व्हाट इज होल की बात करें तो होल्स क्या है, एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे है सर, गोवा में कि घर में, कहां पे बात करना चाह रहे हैं? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन घर में, मतलब क्या, कोवेलेंट बॉन्ड में। तो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगर एब्सेंट हो गए तब जाके हम लोग उसको होल्स का नाम देते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो तब हम लोग उसको होल का नाम देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार ये जो होल है, अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास बॉन्ड डायग्राम में हो गया। किस में हो गया? ये बॉन्ड डायग्राम में हो गया। उसी प्रकार अगर हम लोग इसी होल की बात करें तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, बैंड डायग्राम में बोले तो इन वैलेंस बैंड, जब तक ऐसा नहीं बोलेंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। सर कहां पे एब्सेंट? गोवा में? क्या नहीं भाई, गोवा में नहीं, घर में। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, ये जो है ये बैंड डायग्राम में ऐसा बात करें तो ये जो है ये होल्स के नाम से जाना जाता है। तो होल्स इज अनदर ठीक है। तो ये जो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस बैंड, तो वेकेंट एनर्जी स्टेट अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं होल्स को, सो होल्स में अगर आप ऐसा बोलना चाहें, क्योंकि वैलेंस बैंड में सारे एनर्जी स्टेट्स तो फील्ड है, अगर वहां पे कोई वेकेंट एनर्जी स्टेट आ गया, वेकेंट एनर्जी स्टेट आ गया तो वो होल कहलाएगा। वेकेंट एनर्जी स्टेट इन वैलेंस बैंड बोल दे तो वो क्या होगा? ये हमारा होल होगा।
और सर इसी प्रकार में एक और चीज बोल दूं, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वेकेंट एनर्जी स्टेट कहां पे है बेटा, इन इन अगर मैं ऐसा बोल दूं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी होल कहलाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि होल्स ओनली एग्जिस्ट इन ए सेमीकंडक्टर। ये जो होल्स है ये ओनली ओनली एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है इन अ सेमीकंडक्टर ऑन सेमीकंडक्टर। तो ये जो है ये मेटल और इंसुलेटर में होल्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि इंसुलेटर में तो आपके पास जो घर में है वो कभी गुआ जाता ही नहीं। अगर गुआ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो मटेरियल ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब है वहां पे होल्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। और अगर हम लोग मटेरियल जो कि कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में तो कोई घर ही नहीं है, इंसान पहले ही गुआ में बैठा हुआ है। और भी काफी सारे रीजन है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर में एग्जिस्ट करता है। कौन बेटा, होल। होल्स ओनली एग्जिस्ट इन ए सेमीकंडक्टर। तो कोई अगर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर में आपको होल्स के बारे में बताए तो बोलना कि मत बता भाई, होल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर में एग्जिस्ट करता है, ये बात याद रखना। ठीक है, होल्स ओनली एग्जिस्ट इन ए सेमीकंडक्टर, होल्स नेवर एग्जिस्ट इन कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, अब हम लोग होल्स के मूवमेंट के बारे में बात करें या फिर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात करें तो उसको हम लोग विजुलाइज भी करते हैं, उसको हम लोग देखते भी हैं और समझते भी हैं। सर इन वैलेंस बैंड के वेकेंट एनर्जी स्टेट्स, यस। किसी को कुछ पूछना है यहां तक? अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। तो इस तरीके के चीजों को आपको बड़े ध्यान से समझना है। अब हमको यह देखना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और होल्स का मूवमेंट क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स और होल्स के मूवमेंट में क्या करंट फ्लो होता है। तो बचपन से हम लोग एक बात पढ़ रहे हैं क्या, कि अगर हमसे कोई करंट के बारे में पूछे तो करंट हम लोग एक ही चीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही हम लोग करंट की बात करते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नथिंग बट द करंट। तो आज भी हमको इस परिभाषा को चेंज नहीं करना है। मतलब अगर हम लोग करंट की बात करें तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाय टाइम अगर हम लोग लिख दे तो ये करंट है। और करंट की मैग्नीट्यूड की बात करें तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है Q इंटू एन डिवाइडेड बाई टी, अगर ऐसा कर दे तो करंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर सकते हैं। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोला, अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स हो तो 1000 इंटू क्यू इज इक्वल टू द करंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये जो है ये प्रॉपर हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। तो सर करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से आता है। तो क्या करंट जो है वो होल्स के मूवमेंट से भी आ सकता है? सर फोर्थ पॉइंट में करेक्शन ऑन बैंड एज कंडक्शन बैंड में वेकेंट स्टेट्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, कंडक्शन बैंड लिखना है क्या? अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 2 बार लिख दिए। ठीक है, वैसे ये भी सही है, लेकिन अगर बैंड डायग्राम में बात करें तो यहां पे वेकेंट एनर्जी स्टेट्स इन, ठीक तो लिखा था यार, कोवेलेंट बॉन्ड तो है, ठीक है, तो कोई गड़बड़ी नहीं है। वेकेंट एनर्जी स्टेट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। निशांत शर्मा सर फोर्थ पॉइंट में करेक्शन बॉन्ड एज कंडक्शन में वैलेंस स्टेट्स का होल्स, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ठीक लिखा है ये, कोवेलेंट बॉन्ड में वेकेंट एनर्जी स्टेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म।
अरे थोड़ा बहुत जो है वो इधर उधर होगा भाई, मतलब थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता है ना लिखते समय। आपको स्पेलिंग कौन पूछ रहा है? सर स्पेलिंग जो है वो पापा पूछते हैं। पापा कौन सा आपके साथ गेट देने वाले हैं, है ना? थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा कभी कभार। अगर आपको समझ में आता है, आप इतने मैच्योर है, तो उसको करेक्ट कर लो ना। कमेंट करने की बजाय करेक्ट कर लो। थोड़ा बहुत ए का ओ हो जाएगा, ओ का ए हो जाएगा। पूरा स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है तो बताना, है ना? थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। वो आप भी अपने कॉपी को ध्यान से पढ़ोगे तो आपसे भी हुआ होगा। सर कॉपी को ध्यान से तो हम पढ़ते नहीं, तो सिर्फ मेरे ही नोट्स को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, 4 बार उसी के पीछे पड़ गए, आगे क्या बता रहा हूं उसको समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, मस्त इंजॉय करो यार लाइफ को, कंसेप्ट को इंजॉय करो, लाइफ को इंजॉय करो, जिंदगी में पॉजिटिव रहो। एक गलती ढूंढ लोगे तो ना टीचर गधा बन जाएगा, ना आप बहुत होशियार बन जाओगे। ठीक है, मस्त इंजॉय करो। जिंदगी जो है वो बहुत लंबी है, उसमें छोटी छोटी बड़े बड़े जगह पे छोटी छोटी प्रॉब्लम होती रहती है, तो उसको कभी कभी इग्नोर किया करो कि सर जो है वो सही बोल रहे हैं। कभी कभार स्लिप ऑफ पेन हो जाता है, तो उसकी वजह से गड़बड़ हो जाता है। कंसेप्चुअली आपको चीजें समझ में आ रही है ना? स्मार्ट कोर्स में स्मार्ट लड़कों के लिए जरूरत है, स्मार्ट लड़कियों की जरूरत है, स्मार्ट स्टूडेंट्स की जरूरत है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? डिस्ट्रैक्ट हो गया ना? हाँ, मैं करंट के बारे में बता रहा था कि करंट कैसे फ्लो होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट द करंट। तो चार्ज कौन है? सर आज तक हमारे पास एक ही चार्ज था जो कि इलेक्ट्रॉन्स था, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम लोग करंट के नाम से जानते थे। लेकिन सर आपने आज एक चीज बताया कि होल्स भी एक चार्ज है। कब बताया? अभी अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स अगर एक चार्ज है तो होल्स भी एक चार्ज है, और होल्स के मूवमेंट से भी करंट फ्लो हो सकता है। इन सब बातों को हम लोग ध्यान से समझते हैं और चीजों को प्रॉपर एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एनर्जी बैंड डायग्राम है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि होल्स के मूवमेंट को क्यों हम लोग करंट बोल रहे हैं। तो सबसे पहले होल्स कहां पे होता है? वैलेंस बैंड में। यह हमारे पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है जो कि सेंटीमीटर में है, और ये हमारे पास एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेस्पेक्ट में लिखा गया है। ठीक है, और यहां पे मैंने एक लाइन खींच दिया जो कि वैलेंस बैंड के लिए है, ये कंडक्शन बैंड के लिए है। वैलेंस बैंड में भी हमारे पास काफी सारे एनर्जी स्टेट्स है। तो ये है हमारे पास एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सॉरी, ये हमारे पास है ईवी का पॉइंट, ये हमारे पास है ईसी का पॉइंट। एनर्जी स्टेट्स जो है वो काफी सारे हो सकते हैं, ये काफी सारे एनर्जी स्टेट्स है, ये सब विजुअलाइजेशन है। ये काफी सारे एनर्जी स्टेट्स है, काफी सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी स्टेट्स हम लोगों ने यहां पे बनाया है, यहां पे हमारे पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे 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 ऐसे। और ये जो कंडक्शन बैंड है इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब समझना। ठीक है, अब मुझे करंट की जरूरत है, तो करंट की जरूरत है, ध्यान से समझना। अब मैं जो बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, सभी लोग पूरा ध्यान देंगे। नवराज यादव दिख रहा है बेटा? मैं देखता नहीं हूं ना, अचानक अचानक देखता हूं। मेरे पोर्टल पे 3 कमेंट दिख रहा है, मैं बता दूं। नवराज यादव जो है वो ओके सर बोला है। पायल जो है वो सिंह ने बोला एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ये एनर्जी गैप है। ठीक है, नवराज ने बोला है सर मेरा कमेंट्स दिख नहीं रहा है क्या? मैंने बोला दिख रहा है, और पायल ने बोला प्लीज ओपन लास्ट स्लाइड। तो ये 4 कमेंट्स एक बार में दिखते हैं अगर मैं ऐसा नजर मारूं तो, जिसमें से एक कमेंट को मैं पिक कर लेता हूं। तो इसका मतलब नहीं है कि किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है।
एक स्क्रीन पे सिर्फ 4 ही कमेंट दिखते हैं। मान लीजिए आप 150-200 लोग देख रहे हैं, तो सबका कमेंट अगर एक साथ करोगे तो जो लास्ट 4 कमेंट से वही दिखता है। एकदम प्रॉपरली समझना। तो जब मैं इधर देखूं उसी समय आप चीजें पूछना, तो उसमें से किसी एक कमेंट को जो सबसे अप्रोप्रिएट होता है उसको मैं उठा लेता हूं। ठीक है? तो ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जो अगले 5 मिनट तक मैं बोलूंगा, बस 5 मिनट में। ठीक है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मैंने बोला कि भाई साहब तू मूव कर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बोले भाई साहब मूव कहां करूं, जगह ही नहीं है। सर मेरे घर में ना 4 बेड है, एक बेड में मम्मी पापा सोते हैं, सॉरी 4 बेड है, एक बेड में मम्मी सोती है, एक बेड में पापा सोते हैं, एक बेड में मैं, और एक बेड में मेरा भाई सोता है। उसी प्रकार इन इलेक्ट्रॉन्स के पास अपना अपना एक बेड है। अब मैंने बोला किसी एक इलेक्ट्रॉन को कि भाई तू मूव हो जा, किसी और बेड में चला जा, तो ये इलेक्ट्रॉन बोले कि पॉसिबल ही नहीं है भाई, बेड ही खाली नहीं है। गोवा चले गए या फिर घर में है, कहीं पे भी है भाई, एक भी बेड खाली नहीं है, मैं मूव कहां पे करूं। ध्यान से सुनना, कमेंट करते रहते हो आप लोग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब है यहां पे करंट की वैल्यू क्या है सर? अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। यहां पे क्या है सर? काफी सारे बेड्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते। सर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो मूव कैसे करेंगे? सर करंट की वैल्यू यहां पे भी क्या है? 0 है। तो भाई कैसे करंट फ्लो होगा आप बताओ? सर एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को घर से उठाओ और उसको भेज दो गोवा। अब आप किसी इलेक्ट्रॉन को यहां मूव करने बोलोगे तो वो कर देगा। तो किसी इलेक्ट्रॉन को अब मैंने बोला कि मूव कर, तो वो बोलेगा मूव कर दिया। दूसरे इलेक्ट्रॉन को बोले मूव कर, तो ये बोले मूव कर दिया। किसी इलेक्ट्रॉन को मूव कर बोले तो मूव कर दिया। मतलब क्या है? वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए एक वेकेंट एनर्जी स्टेट की जरूरत थी। अब यहां पे किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करने बोले तो भाई ये भी मूव कर दिया, और किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करने बोले तो भाई यही इलेक्ट्रॉन पूरा खेल देगा। पूरा गोवा में हर होटल बुक कर करके घूम रहा है, बहुत पैसा कमाया है ऐसा। इसका मतलब क्या है कि अब करंट आ गया। तो कंडक्शन बैंड में करंट को लाने का कारण किसका है? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आया है, ये कंडक्शन बैंड में करंट की वैल्यू को नॉन जीरो करता है। लेकिन वैलेंस बैंड में करंट को लाने का कारक कौन है? ये जो वेकेंट एनर्जी स्टेट है, जिसको हम होल्स का नाम दे रहे हैं, ये करंट की वैल्यू को 0 करता है। ठीक है? तो अगर हमारे घर से कोई पर्सन गोवा चले जाए, तब जाके घर के लोग जो है वो एक बेड से दूसरे बेड, दूसरे बेड से तीसरे बेड पलायन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर गोवा में कोई है ही नहीं तो होटल पूरे खाली है, गोवा में कोई चला गया तो वो डिफरेंट होटल बुकिंग करके मस्त घूम सकता है। मतलब कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन कारण है करंट फ्लो होने का, लेकिन वैलेंस बैंड में ये जो वेकेंट एनर्जी स्टेट्स है ये कारण है करंट फ्लो करने का। अगर ये वेकेंट एनर्जी स्टेट्स नहीं है तो करंट की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब है होल इज द रीजन, क्योंकि इस वेकेंट एनर्जी स्टेट का नाम हम लोगों ने होल रखा है, इसलिए होल इज द रीजन फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन वैलेंस बैंड। और यहां पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्शन बैंड। सर आपने बोला था कि सर की 2 एनर्जी स्टेट्स इलेक्ट्रॉन्स आर ऑपोज टू ईच अदर। हाँ बोला था, तो क्या अगर 2 एनर्जी स्टेट्स एक ही ऑर्बिटल में है तो दोनों का स्पिन जो है वो अलग अलग होगा। तो बोला था तो उसको यहां पे लगाओगे। स्पिन मतलब क्या सर? स्पिन मतलब ये अपनी जगह पे राउंड एंड राउंड एंड राउंड ऐसा घूम रहा है। इससे क्या करोगे सर? सर इसका मैं अचार बनाऊंगा और धूप में सुखाऊंगा। अरे भाई क्या ही पूछ रहे हो अभी? स्पिन मतलब नहीं समझते हैं? स्पिन मतलब कोई अपने ही एक्सिस में ऐसा गोल गोल घूम रहा है।
तो भाई इसका क्या करूं मैं? कहीं जाएगा तब तो करंट फ्लो होगा। स्पिन का क्या करोगे? सर स्पिन को मैं सोच रहा हूं कि उसको अचार बनाऊंगा। नहीं बनाना भैया अचार। ठीक है, नाम नहीं बताता कौन पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं था। अब ध्यान से सुनो, हमको चाहिए मूवमेंट, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अपने जगह को छोड़ के कहीं और जा रहा है तब करंट फ्लो होगा। ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के कहीं और जा रहा है तब करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब समझ में आया करंट फ्लो करने के लिए क्या जरूरत है। स्पिन का मतलब समझो, मूवमेंट का मतलब समझो। तो मैंने यहां पे बोला कि होल करंट हम सेमीकंडक्टर में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर में जब तक वेकेंट स्टेट नहीं आता, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता। उसी प्रकार जब तक हमारे पास कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं आता, हमारा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इसलिए सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स करंट और होल करंट दो टाइप का करंट होता है। फटाफट से हम लोग एक लाइन खींचते हैं और इस भाषा को लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने एक लाइन खींचा, एक तरफ हम लोगों ने लिखा कि इलेक्ट्रॉन करंट क्या होता है और एक तरफ हम लोगों ने लिखा कि होल करंट क्या होता है। यहां पे मैंने लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन और उसके साथ करंट क्या होता है, और एक तरफ मैंने लिख दिया कि होल है और उसके साथ करंट क्या होता है। होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है। व्हाट आर दिस ऑल? ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बताऊंगा। यहां पे जब तक वेकेंट एनर्जी स्टेट नहीं आया था तब तक यहां पे करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स यहां पहले से अवेलेबल था और यहां पे वेकेंट स्टेट पहले से अवेलेबल था, लेकिन वेकेंट स्टेट यहां होने से कोई मतलब नहीं है और यहां पे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के होने से कोई मतलब नहीं। जब तक यहां पे वेकेंट स्टेट नहीं आएगा तब तक यहां पे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। जब तक यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा तब तक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे आपके पास वेकेंट स्टेट तो थे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। तो जिस चीज की वजह से करंट फ्लो होता है वो ही वहां पे नहीं था। ठीक है, एकदम स्मार्ट बच्चे होने चाहिए। स्मार्ट बच्चे ही क्रिएटिव होंगे और स्मार्ट बच्चे ही गेट क्लियर कर पाएंगे। तो उल जुलूल चीजों में अपना दिमाग मत लगाइए, प्रॉपर समझिए। उल जुलूल नॉन रिलेवेंट चीजों में दिमाग मत लगाइए। इलेक्ट्रॉन करंट का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन करंट का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन करंट। तो यहां पे मैंने लिख दिया मूवमेंट ऑफ, क्योंकि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही होगा। मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन करंट को जन्म देता है। यहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया सर? यहां पे मूवमेंट ऑफ यहां पे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल करंट को जन्म देते हैं। क्यों सर? क्योंकि यहां पे अगर कोई वैकेंसी आ गया तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है वो तो बाउंडेड है ना। यस, ये बाउंडेड है। ठीक है, बॉन्ड डायग्राम में आप देख सकते हो, दिखाऊंगा मैं, अभी ये चीजें खत्म नहीं हुई है। तो ये जो है ये मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये मूवमेंट ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है। सेकेंड ये क्या कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव कर रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग, ये कहां मूव कर रहे हैं? मूविंग इन इंटर एटॉमिक स्पेस, इन इंटर एटॉमिक स्पेस, ये इंटर एटॉमिक स्पेस में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और अगर यहां पे हम लोग देखें तो यहां पे कौन मूव कर रहा है सर? यहां पे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव कर रहे हैं? फ्रॉम वन कोवैलेंट बॉन्ड टू अनदर कोवैलेंट बॉन्ड, फ्रॉम वन कोवैलेंट बॉन्ड एक कोवैलेंट बॉन्ड से टू अनदर कोवैलेंट बॉन्ड।
इसको मैं विजुअलाइज करवाऊंगा, टू अनदर कोवालेंट बॉन्ड। यस, तो ये दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस अब हम लोग एनर्जी बैंड के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। थर्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, यहां पे थर्ड पॉइंट लिखेंगे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग, कहां मूव कर रहे हैं सर? इन वैलेंस बैंड। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे फोर्थ पॉइंट लिख देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग, कहां मूव कर रहे हैं? इन लोअर एनर्जी, नहीं ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये हायर में मूव कर रहे हैं, हायर एनर्जी स्टेट, ये ज्यादा एनर्जी स्टेट में मूव कर रहे हैं। और यहां पे फोर्थ पॉइंट क्या लिख दिए? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन लोअर एनर्जी स्टेट। तो इन सब चीजों से मैं ये बोलना चाहता हूं कि भले ही हम लोग करंट के लिए जिम्मेदार जो है वो होल को मान रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी होल का जिक्र नहीं है। तो ये जो है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डेड है। तो डेफिनेटली होल करंट जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के ही से ही होता है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होना चाहिए। उसी प्रकार यहां पे इलेक्ट्रॉन करंट भी इलेक्ट्रॉन से ही हो रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इस बात को जिस किसी ने भी समझ लिया उसने पूरी बात समझ लिया। ठीक है, तो मैंने आपको दो चार चीजें बता दी कि इलेक्ट्रॉन करंट हो या फिर होल करंट हो, आपके पास जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। तो किसी को ज्यादा सोचने की नीड नहीं है। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन करंट की वजह से ही होता है। सिर्फ हम इसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के करंट को होल करंट का नाम दे देते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड होगा और उसके बाद मूव करना चालू करेगा, हम उसका नाम होल करंट रख देंगे। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन करंट हो चाहे होल करंट हो, करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आ जाएगा, हम उस करंट का नाम होल करंट रख देंगे। अरे सर ये तो एकदम सिंपल है। ठीक है, मेरा जो बैटरी का चार्जिंग पोर्ट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो अब अगर ये कैमरा बंद होगा तो मैं वीडियो को बंद कर दूंगा। ठीक है, वैसे भी 9 बज गया है, बड़ी मुश्किल से मैंने यहां तक खींचा है इसको। तो इस बात के लिए जय हिंद जय भारत लिखना जरूरी है अगर आपको समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया है तो आप सोचिए। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होगा और मूव करेगा तो हम उसका नाम होल करंट रख देंगे। क्लियर? हां सर, जब भी इलेक्ट्रॉन्स घर में वापिस आएगा, मान लो वो गोवा चला गया, पैसा खत्म हो गया, वापिस घर में आया और घर में आके घूमने लगा एक बेड से दूसरे बेड, तो उसका नाम हम लोग होल करंट रख देंगे। एकदम क्लियर होना चाहिए। तो होल करंट जो है वो कोई महान भगवान नहीं है कि मतलब अलग ही चीज है, ये भी इलेक्ट्रॉन का ही करंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन का ही करंट है। ठीक है, आप सभी स्मार्ट है, चीजों को समझ गए। तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन करंट है, एक होल करंट है। तो यहां पे एक बात लिखा है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन कोवेलेंट बॉन्ड टू अनदर कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का अगर मूवमेंट हो जाए तो उसको हम लोग होल करंट का नाम देते हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से देखते हैं। मान लीजिए मैं एक कोवेलेंट बॉन्ड, आपको एक नया डायग्राम दिखाता हूं, मजा आ जाएगा आपको। मजा जो है वो आने वाला है। ये मेरे पास मान लीजिए 4 एटम्स है और उसके नीचे ये मान लीजिए 4 और एटम्स है। एकदम ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। ठीक है, ये 4 एटम्स है।
चार चार एटम्स मैंने यहां पे बनाए हैं, ठीक है। और फटाफट से इसके इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ब्लू कलर का बनाएंगे हम लोग। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पहले वाले एटम के चार इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए, सभी को दिख रहा है क्या? यस सर। अब दूसरे वाले एटम के चार इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा मैं। तो ये पिंक कलर के इलेक्ट्रॉन्स है, एक दो और ये तीन और ये चार, इसके भी चार इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। तीसरे वाले एटम के चार इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा, इनर शेल से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके चार इलेक्ट्रॉन्स, एक दो, ये हो गया आपका तीन और ये हो गया चार। तो आप देखिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये इसी वाले सर्कल में है। इसका मतलब है ये जो रीजन है, ये रीजन मेरा कोवलेंट बॉन्ड का है। ध्यान से देख लेंगे बेटा, कोई डाउट हो तो पूछेंगे जरूर। ये क्या बनाया है सर? ये कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है। तो ये जो है ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। यस सर। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन है सर? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है सर। एकदम क्लियर है सर पिक्चर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो सर ये दोनों भी बाउंडेड होंगे ना? यस। तो जितने भी ऐसे आपके पास इंटरेक्शन पॉइंट आएंगे, वो सारे इंटरेक्शन पॉइंट में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब आप देखिए कि मैं यहां पे फिर से एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, है ना? बात मेरी समझना, है ना? ये एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, एक दो तीन और एक चार। अब इसके बारे में सोचे तो इसके भी चार इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पे एक दो तीन और एक चार, ठीक है। अब इसके भी चार इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पे हम लोग बना दिए एक दो तीन और ये चार। अब इसके भी चार इलेक्ट्रॉन्स है सर। यहां पे हम लोग बना दिए एक, है ना? यहां पे हम लोगों ने बना दिया ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। अब इसके भी चार इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पे हम लोगों ने बना दिया एक, ब्लू कलर तो यूज हो गया है। सो कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है वो बता देंगे, थोड़ा सा बता देंगे। तो ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। तो जहां पे भी इंटरेक्शन हो रहा है ना, वहां पे हमारे पास चार चार इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्शन में। दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बस मैं, ठीक है। अब किसी एक इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी है और वो इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से बाहर हो गया, गोवा चला गया। तो सर मान लीजिए ये जो कॉर्नर में इलेक्ट्रॉन था, इसको मैंने एनर्जी दी, ये एनर्जी को लिया और ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर हो गया। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठा और ये बाहर हो गया। तो ये कहां चला गया? ये गोवा, मतलब इंटरएटॉमिक स्पेस में कहीं भी घूम रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया सर? ये इलेक्ट्रॉन ना फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब इस इलेक्ट्रॉन के फ्री होते ही यहां पे क्या आ गया सर? यहां पे एक वेकेंट स्टेट आ गया। तो इस वेकेंट स्टेट का नाम हम लोग क्या रख दिए? इसका नाम हम लोग होल रख दिए। इस वेकेंट स्टेट का नाम हम लोगों ने रख दिया होल। अब मैंने यहां से एक पोटेंशियल लगाया, एक बैटरी लगा दिया। मान लीजिए यहां से एक बैटरी लगाया जिसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, ठीक है। उल्टा कर दे क्या? हाँ सर उल्टा कर दीजिए। मैंने बोला कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसा मैंने एक बैटरी लगा दिया, ठीक है। समझना मेरी बात, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब जब मैंने यहां पे नेगेटिव बताया तो ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये सब इस डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन को ले लेगा। बिल्कुल सही, ऐसा हो सकता है। तो ये कहां गया? ये कोवलेंट बॉन्ड से कोवलेंट बॉन्ड में गया। तो इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई ना? यस सर क्रिएट हो गई। समझना इस बात को, यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इसका मतलब क्या बोलना चाहता हूं? ये जो होल्स इधर था, ये होल सब इधर नहीं है, है ना? ये जो होल इधर था, ये होल अब इधर नहीं है। ये होल कहां चला गया? ये होल इधर से उठ के इधर आ गया।
सिमिलरली ये जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी इधर जा सकता है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इधर से इधर भेज दिया, ये तो सेम उसी सर्कल पे है ना, ये देखिए ये इधर गया समझ लो, उसके बाद इधर चला गया। यस सर। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो ये वैकेंसी कहां आ गई, ये वैकेंसी इधर आ गई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर से दिखाते हैं एक बार और, एक बार और। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां जा सकता है सर? ये इधर से इधर जा सकता है, क्योंकि ये भी तो वेकेंट स्टेट है। तो ये होल कहां आ जाएगा सर? ये होल पीछे आ जाएगा। इसका मतलब है होल पहले यहां था लेकिन वो पीछे पीछे की ओर आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहा है? आगे आगे की ओर। इसका मतलब है ये कौन से इलेक्ट्रॉन से जो घूम रहे हैं सर? फ्री इलेक्ट्रॉन तो यहां पड़ा हुआ है सर, गोवा में पड़ा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो ये कहां से कहां जा रहे हैं सर? ये एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में जा रहे हैं। यही बात तो मैं समझाने की कोशिश किया। क्या समझाया सर? मैंने बोला कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम वन कोवेलेंट बॉन्ड टू अनदर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। ये जो है ये मूवमेंट कर रहा है, मूव्स फ्रॉम वन कोवेलेंट बॉन्ड टू अनदर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पे वन लिख देते हैं। सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम वन कोवेलेंट बॉन्ड टू अनदर कोवेलेंट बॉन्ड। आप भी थोड़ा सा लिख देंगे, मूव्स फ्रॉम वन कोवेलेंट बॉन्ड टू अनदर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यही बात मैंने यहां पे दिखाने की कोशिश की। तो सर यहां पे मेरे को यह दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैंने यहां पे एक एरो बना दिया और मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सर ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। भाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स करंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग होल करंट बोलते हैं। तो सर होल्स तो उसके ऑपोजिट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर भाग रहा है, होल इधर इधर आ रहा है। तो मैंने यहां पे एक और एरो खींचा और ये बोला कि होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा है, ये होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा है। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होल्स का मूवमेंट होता है। तो सर कन्वेंशनल करंट भी तो ऐसा ही होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट को मानते हैं। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में होल्स मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा का? यस बेटा। तो ये जो करंट है, ये करंट हमेशा होल्स के डायरेक्शन में ही ले आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन होल्स के डायरेक्शन में। तो जब भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो हम उसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं बोलते, हम लोग उसको होल्स का मूवमेंट बोलते हैं। क्योंकि होल्स जो है वो इनिशियली यहां एग्जिस्ट करता था, अब होल्स यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। कितने प्रतिशत भारतीय को समझ में आया है? ठीक है, अमन श्रीवास्तव ने बोला जय हिंद जय भारत। तो बस जितने भी भारतीयों को समझ में आया है वो सभी भारत की जय जयकार तो कर लो। तो किन सब पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने लिखा कि जब भी हमारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, whenever bounded electrons moves, we are taking the current is due to होल्स मूवमेंट। ये हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, होल्स
always moves opposite to the direction of इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट is same as direction of movement of holes। तो मैंने बोला whenever bonded electrons moves we are taking the current is due to the holes movement। holes always moves opposite to the direction of electrons। the direction of conventional current is same as the direction of movement of holes। तो conventional current का डायरेक्शन जो है वो होल्स के मूवमेंट के डायरेक्शन में लिया जाता है। जय गेट एकेडमी, बेहतरीन, मजा आ गया। और ये मजा मैं हर हिंदुस्तानी को देना चाहता हूं जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लिया हो। कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू होम एंड इंटरएटॉमिक स्पेस इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू गोवा। जय हिंद, वेरी गुड, बेहतरीन अंशुमन, पूरी बात तुमको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये आपका नेक्स्ट स्क्रीन है। तो अगर आप इसको प्रॉपरली समझ जाओगे तो आपको डाउट नहीं आएगा डायरेक्शन ऑफ करंट पे, होल करंट पे, इलेक्ट्रॉन करंट पे। और अगर सभी को बात समझ में आ गई तो जय हिंद, जय भारत, जय गेट एकेडमी का नारा लगा दो। सर ईडीसी समझ में आ रहा है। ईडीसी को बस देखने वाली आंखें चाहिए। ईडीसी अंधा होता है, बस उसको देखने वाली आंखें चाहिए, बस ईडीसी उससे प्यार कर लेता है। कोई चीज खूबसूरत है या फिर बदसूरत है वो हमारी आंखें डिटेक्ट करके बताती है। ईडीसी इजी है या फिर टफ है, ये आपकी विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपको ये बातें दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अगर दिख गई तो बेहतरीन सब्जेक्ट लगता है, नहीं दिखी तो जिंदगी भर जो है सर मर जाएंगे तब भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्यार करने वालों को प्यार करने वाली आंखें चाहिए। सर आंखों से ही तो प्यार होता है। हाँ, कोई अगर आपको आधे घंटे तक ध्यान से देख लेना प्यार भरी निगाह से तो आपको भी प्यार हो जाएगा। जैसे हिमांशु भूषण को प्यार हो गया, सर आई फॉल इन लव विथ ईडीसी, तो ये जो है इसको ईडीसी से प्यार हो गया। फर्स्ट टाइम ईडीसी समझ आ रहा है, आज से पहले बस रट के पास हुआ। ये रेहान अहमद बोल रहा है, भूपेंद्र बघेल बोल रहा है आई लव ईडीसी। देखो इनकी आंखों में ईडीसी का प्यार चढ़ गया है। अब कुछ दिन बाद में इनके सपने में भी आऊंगा, किसी ना किसी के तो सपने में आऊंगा ही, ये तय है। सर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? हाँ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा गोवा में। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर नहीं आया है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहा है। ठीक है, इंटर एटॉमिक स्पेस में घूम रहा है। इसके लिए अलग डायग्राम, अलग विजुअलाइजेशन चाहिए।
अगर आप इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देखना चाहते हैं तो एक बड़ा सा सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल डायग्राम है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे भी हम लोग एटम्स को बना देते हैं। ये एटम्स है, अब आप समझ जाओगे एक बार में। तो ये जो एटम है ये ऐसा था, है ना, ये ऐसा था, ये ऐसा था। तो अब मैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बोलूंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोलूंगा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आ गया था। तो ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये वो वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है जो एनर्जी देने से बाहर आ गया था। और आपने यहां पे पोटेंशियल लगा दिया था। यहां पे आपने एक लगाया कि यहां से नेगेटिव लगाया, यहां पॉजिटिव लगाया, ऐसे आगे काफी बार इस फ्री इलेक्ट्रॉन को देखने का मौका आपकी जीवन में मिलेगा। आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ये नेगेटिव पॉजिटिव है और मैंने यहां पे एक वोल्टेज लगा दिया था। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो फ्री है भैया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में ही जाएगा और ये वायर के थ्रू ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा ऐसे। ये इसके अंदर ऐसा घूम रहा है, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। तो ये कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी जा सकता है अपनी एनर्जी को छोड़ के। अगर इसको फ्री रखना है तो इसको गोवा गोवा में घुमाओ। ये बाहर बाहर घूम रहा है, ये ऐसा घूम रहा है, दिख रहा है क्या बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन से ऐसा है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ना पॉजिटिव टर्मिनल से बड़ा प्यार होता है। इसका जिंदगी का एक ही एम होता है, नेगेटिव टर्मिनल से निकलना और पॉजिटिव की ओर जाना। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स गोवा में ही घूमता रहता है। इसकी जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो ये जो है ये भी बॉन्डेड बन जाता है, अंदर आके घुस जाता है और उसके बाद बॉन्डेड बॉन्डेड में भी मूव करने लगता है ऐसा। ये बॉन्डेड बॉन्डेड में भी मूव करने लगता है ऐसा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर नहीं गया है, ये आपके इस सॉलिड सेमीकंडक्टर के अंदर ही रहता है। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, सजदा परवीन, थैंक यू बेटा। फ्री इलेक्ट्रॉन दिख गया क्या कैसे करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का एक ही एम होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है और उसको पॉजिटिव की ओर जाना होता है। और ये अंदर से भी कहीं से बाहर आ गया तो उसको पॉजिटिव की ओर जाना रहता है। इसी वजह से तो करंट फ्लो होता है। ये देखो मेरी उंगली से चिपक के घूम रहा है बेचारा, मेरी उंगली से चिपक के घूम रहा है। ये फ्री है, ये देखो ये गोवा गोवा में घूम रहा है। थोड़ा बड़ा कर दूं, अब दिख रहा होगा, ये देखो घूम रहा है। तो ये इसी डायरेक्शन में ही जाएगा, ऐसे ही घूमेगा, ये ऐसे ही घूमता है। ठीक है, तो सभी को क्लियर है? आगे बढ़े। कोई पॉइंट छूट गया है क्या नोट डाउन करने से? तो ये मैंने अलग से बनाया था, वो सेमीकंडक्टर के अर्क बनाया। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की करंट इज इक्वल टू वाट, मतलब क्या वाट? राजदीप दास, थैंक यू राजदीप। ईडीसी में मजा आ रहा है। मजा तो आएगा ही क्योंकि आपको दिखने लगा है। ठीक है, सारी पॉइंट्स क्लियर है ना? कोई पॉइंट में दिक्कत? कोई पॉइंट में दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो आगे बढ़े। आगे बढ़ने से हमको और चीजें जानने को मिलेगी। एक चीज और बताता हूं यहां पे, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। थर्मल वेलोसिटी का मतलब होता है जो टेम्परेचर लगता है उसको हम लोग थर्मल बोलते हैं और उसकी वजह से किसी चीज को वेलोसिटी मिल जाए तो वो थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। तो पूरे दुनिया को भगवान स्वयं, खुदा, भगवान, गॉड, ईशु, कोई भी हो, वो सभी ने एक थर्मल एनर्जी दी है। आधी यूट्यूब के जितना यहीं पे है सर।
ठीक है, तो थर्मल वेलोसिटी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से वेलोसिटी, तो थर्मल का मतलब हुआ टेम्परेचर, और पूरा वर्ल्ड जो है वो एक टेम्परेचर से कॉन्स्टेंटली हीटेड अप है। तो वो टेम्परेचर क्या है सर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम लोग 300 केल्विन भी बोलते हैं। ये जो टेम्परेचर है ये इनफ टेम्परेचर है किसी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए। मेरी बात समझना, ये टेम्परेचर जो है वो इनफ टेम्परेचर है किसी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए। सर ये टेम्परेचर कैसे इनफ टेम्परेचर है? क्योंकि हमको किसी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है सर? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी टेम्परेचर से कैसे मिलती है? तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है, हाउ टेम्परेचर इज कन्वर्टेड। ठीक है, हाउ टेम्परेचर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कैसे टेम्परेचर को हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास बोल्ट्जमैन नाम का एक साइंटिस्ट था। क्या नाम था उसका? नाम था बोल्ट्जमैन। उसने एक इक्वेशंस दिया था, तो उस इक्वेशन का नाम है बोल्ट्जमैन इक्वेशन। और उसने बोला कि भाई एनर्जी जो है वो टेम्परेचर में होता है, बस आप यहां पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो और टेम्परेचर लिख दो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ध्यान से समझना, ये के होता है, के की वैल्यू 1.381 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -23। ठीक है, जूल्स पर केल्विन होता है, या फिर इसका वैल्यू होता है 8.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो इस तरीके से हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को यूज करके किसी भी टेम्परेचर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका यूनिट क्या होगा सर? यूनिट तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यस, तो अगर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो यहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में किस वैल्यू को यूज करना है? इस वाले को, 8.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। तो कुल मिला के मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आप टेम्परेचर को ना एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। टेम्परेचर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको इस वाली वैल्यू को टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 300 केल्विन है और उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 8.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इंटू 300। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मल्टीप्लाई करके देख लेना। 25 ले लो या 27 ले लो, सब चलता है ना? किसी बुक में आपके पास 25 है, किसी बुक में 27 है, सब चलता है।